हिंदी साहित्य में आज सुनिए आज के समय की मशहूर व सुपरिचित लेखिका और कहानीकार प्रज्ञा रोहिणी की लिखी हुई कहानी कलाकार। प्रस्तुत है उनकी ये सद्य प्रकाशित कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चारों तरफ गहमा गहमी शोर शराबा था। सुबह दोपहर में ढलने को थी और अब यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। व्यापार मेले की रौनक काफ़ी बढ़ गई थी। मैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव विनोद गुप्ता और कई दूसरे विक्रेताओं के साथ इस सजे धजे हॉल की गोल मेज के इर्द गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठी थी। मीटिंग शुरू होने में अभी देर थी। मैं साफ देख रही थी यहाँ मेरी ही तरह कई छोटी बड़ी नमकीन कंपनियों के मालिक, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव और एजेंट्स डेरा जमाए हैं। कुछ इस मैदान के पुराने खिलाड़ी, कुछ बाजार की नब्ज़ पकड़ने में माहिर तो कुछ बाजार पलट देने में शातिर। कुछ नौसिखिए भी थे जिनकी आंखों में अनेक सपने तिर रहे थे, पर जिनके हाथ तंग थे। महामारी के 3 साल बाद ये मेला लगा था, इसलिए जोश की कमी नहीं थी। मुझ जैसे अनेक उद्यमी महामारी की कृपा से सुस्त रफ्तार की तरफ ढकेल दिए जाने वाले धंधे को उबारने की फिराक में थे। हॉल में इंदौर की एक बड़ी नमकीन कंपनी GDD फूड्स के मालिक श्री गोवर्धन दास द्विवेदी का इंतज़ार हो रहा था। वे कंपनी के प्रोप्राइटर थे। मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव विनोद गुप्ता की नज़र हॉल के मुख्य दरवाजे पर लगी थी, जैसे द्विवेदी जी से सबसे पहले नज़र मिलाने का कोई पुरस्कार उसे ही जीतना हो। मेरी नज़र सामने के सोफे पर थी, जहाँ द्विवेदी जी की कंपनी का एग्जीक्यूटिव बैठा था। बेसब्री से उसका घड़ी को देखना और आते जाते सबसे सलाम दुआ का अंदाज खास था। नज़र टकराते ही मैंने भी अपने टेबल से नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ दिए। काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी था, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। फिर ये खास मौका गोवर्धन दास द्विवेदी जी से मिलने का भी था। सीधी मुलाकात का अलग असर होता है। साधना मैडम, द्विवेदी जी के आने से पहले उनके एग्जीक्यूटिव से मिल लिया जाए। नई टेरिटरी के भीतर अपना काम बढ़ाना है तो इससे ही 100 काम निकलेंगे। द्विवेदी जी बड़े आदमी हैं, पर हमारा काम तो इन्हीं रौनक कुमार का रहेगा ना। जल्दी क्या है विनोद? समय ही सब कुछ है मैडम। मेरे पिताजी कहा करते थे, बाजार और बारात का एक ही उसूल है, पहले हल्ले में ही काम निपटा लो। विनोद खें खें करके खुद ही अपनी पीठ ठोंकता हंसा। इससे पहले कि वो फिर इसरार करता, मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसके साथ हो ली। GDD फूड्स के रौनक जी अच्छी तरह मिले। सधे व्यापारी की तरह सीधे मुद्दे पर आकर काम के बारे में पूछताछ करने लगे। अभी बात चल ही रही थी कि अचानक एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने देखा उसने मस्टर्ड कलर का चटक सूट पहना हुआ था। गर्मी में भी इस सजधज के मायने में समझ रही थी। बाजार से जुड़ा कोई उद्यम अब पूरा बिजनेस नहीं रह गया है, शो बिजनेस है, जहाँ ग्लैमर का अपना रंग है। चाचा जी आए क्या? जी, रौनक कुमार ने चौंकते हुए कहा। द्विवेदी जी कहाँ हैं? आए नहीं अभी? कब तक आएंगे? उसने एक सांस में 3 सवाल पूछ डाले। GDP के सेल्स एग्जीक्यूटिव रौनक कुमार ने उस शख्स को पहचानने की कोशिश में गौर से देखा। हम दोनों भी उसकी तरफ नज़रें गड़ाए थे। अभी रौनक कुमार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि सूट वाले व्यक्ति ने फिर सवाल किया। अजी देख क्या रहे हैं, पहचाना नहीं? जी पहचाना तो आप रौनक गुप्ता ने सुनहरी कमानी वाले अपने चश्मे को दाएं हाथ से आंखों पर और सरकाया। सामने वाले व्यक्ति की पहचान में खुद को असमर्थ पाकर भी वो उसके भरोसे को साबुत रखने की कोशिश में जुटे थे। उनकी दुविधा भांप कर सूट वाला व्यक्ति फिर बोला, अरे भाई, अनुराग द्विवेदी, टेलीविज़न फिल्में देखते तो होंगे ना? परिवार सीरियल याद है ना? इशारा देकर वो अपनी उत्साहित मुद्रा में हम सब पर आंखें गड़ाए जोर से हंसने लगा। उसका चमकदार चेहरा मुझे पहले भी कुछ जाना पहचाना लगा था, पर टीवी और फिल्म से जब उसके नाम को मैंने जोड़ा तो बात साफ हो गई। धारावाहिकों की शुरुआत के ज़माने की युवा हार्ट थ्रॉब अनुराग द्विवेदी। किसी ज़माने में मैं भी अन्य लड़कियों की तरह उसकी ज़बरदस्त फ़ैन थी। लड़कियां ही क्यों, लड़कों का भी वो रोल मॉडल रहा था। सारे लड़के उसकी दिलफेंक अदा को कॉपी करने का प्रयास करते थे। उसे कॉपी करके लड़कियों का दिल जीतने की होड़ लगती थी उनमें। अनुराग जी, आप यहाँ?
मेरी शब्द खुशी से भरकर जो ही बाहर निकले, उसकी हंसती हुई मुद्रा में और इजाफा हुआ। अरे सर माफ़ कीजिए, आपको पहचान नहीं पाए। आप तो टेलीविज़न के बेजोड़ हीरो रहे हैं। हमारे हीरो? आपका परिवार धारावाहिक मेरा पूरा परिवार बिना नागा देखा करता था। मजाल है कभी मिस किया हो? कहते हुए विनोद ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। अनुराग द्विवेदी के कंधे कुछ और चौड़े हुए और दिल कुछ और उदार। हाथ मिलाकर झटके से उन्होंने विनोद को खींचकर गले से लगा लिया। विनोद गदगद था। रौनक कुमार ने सोफे को कुछ झाड़ते हुए अनुराग द्विवेदी से ससम्मान बैठने का अनुरोध किया। एक सेल्फी हो जाए सर, विनोद ने इसरार किया तो हम दोनों को साथ खींचकर अनुराग जी ने अभिनेताओं वाली अदा में शानदार पोज दिया। चाचा जी कब तक आएंगे? कोई सूचना? असल में आपके लिए मिस्टर गोवर्धन दास द्विवेदी भले ही सर हो सकते हैं, पर मेरे चाचा जी हैं। मेरे पिताजी के लंगोटिया यार रहे हैं। बचपन से उन्हें घर आते जाते देखा। यूँ मेरे पिताजी का फील्ड अलग था, पर चाचा जी से उनकी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई। अब वो यहाँ आ रहे हैं, मिलना तो बनता है। वैसे मैडम क्या बताएं, पिताजी तो चाहते थे मैं भी उनकी ही फील्ड में जाऊं, पर डेस्टिनी। देखिए, अचानक एक दिन पिताजी के एक पुराने विद्यार्थी घर आए। फिल्म की दुनिया में उनका नाम था। मुझे देखते ही बोले, सुंदर नौजवान हो, आगे क्या करने का इरादा है? मैं भला क्या बोलता? मेरी तो बोलती बंद हो गई जनाब। मैं बस शर्माए जा रहा था, उनकी बातों पे मुस्कुराए जा रहा था। मेरी हंसी पर वो फिदा हो गए। फिर क्या था, उन्होंने कहा एक सीरियल शुरू होना है, नए लोग चाहिए, चले आओ। और मैडम देखिए किस्मत, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श पर। कहकर उन्होंने ज़बरदस्त ठहाका लगाया। बिना ब्रेक की गाड़ी के वो लगातार अपने किस्से सुनाए चले जा रहे थे। एक ज़माने के हीरो रहे आदमी से मिलकर हम तीनों निहाल थे। जिस खुश मिजाजी से वे हमसे मिले, वो हमें उनका कायल किए दे रही थी। मेरे मन में बहुत से सवाल थे उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने लंबे अरसे से ग्लैमर की वो दुनिया क्यों छोड़ दी, या अब क्या नया करने जा रहे हैं। यूँ मेरे पसंदीदा अभिनेता रहे थे, तो उनके बारे में पहले जो छपता दिखता था उस पर मैंने हमेशा ध्यान दिया, क्योंकि क्रश तो सदाबहार होते हैं। इस समय कुछ मेरा स्त्रीयोचित संकोच और कुछ उनकी धारा प्रवाह वाक क्षमता, इसलिए मेरे सवाल ठिठके से थमे रह गए। रौनक कुमार के कहने पर चाय आई थी कि अनुराग द्विवेदी बोल उठे, भाई क्या देरदार है, फ़ोन लगाओ चाचा जी को। कब आएंगे? तय तो यही हुआ था कि 12 बजे के आसपास आ जाएंगे, अब तक आए नहीं। अनुराग जी सोफे पर बैठ गए। उनकी बाहें सोफे के मुकुट के दोनों तरफ इत्मीनान से फैली थीं। सर बस आते ही होंगे, कुछ देर पहले उनकी फ़्लाइट इंदौर से लैंड हुई है। नोएडा तक आने में कुछ देर तो लगेगी ही, फिर ट्रैफिक की हालत तो आप। रौनक कुमार ने सफाई दी। जनाब ट्रैफिक की तो मत पूछिए, सब जानते हैं। किसी ज़माने में कारें सबके पास नहीं हुआ करती थीं। उस समय कारों को रोड पर दौड़ाने का अपना अलग ही मज़ा था। अब तो भगवान मालिक है, वो ज़माना ही कुछ और था। अब देखिए ना, परिवार धारावाहिक की शूटिंग में मैं खुद 3-4 लोगों को तो अपनी गाड़ी में साथ ले आता था। वैसे उस समय मेरा बाहर निकलना ज़रा मुश्किल था। अब भी कहीं जाता हूँ तो धूम मच जाती है। सीरियल वाले अन्नू आ गए और जनाब अन्नू अन्नू का शोर मच जाता है। उस समय तो मेरे सारे दोस्त, जान पहचान वाले सभी मुझे अन्नू ही पुकारने लगे थे। आज भी मेरे असली नाम से ज़्यादातर वज़नदार है अन्नू। हम सब बीते ज़माने से धूल हटाकर अपनी स्मृति के कील कांटे दुरुस्त कर ही रहे थे कि अचानक हवा में शोर उठा। द्विवेदी जी आ गए। हॉल में हमारी ही तरह के अन्य लोग अदब से उठ गए। सामने से GDD फूड्स के मालिक श्री गोवर्धन दास द्विवेदी चले आ रहे थे। चाल में नफासत और अदा में नज़ाकत खुली हुई थी। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचते, अनेक लोगों ने उन्हें घेर लिया। अनुराग द्विवेदी भी हमारी ही तरह उन्हें देख रहे थे। वे मुस्कुराए और हमसे फिर मुखातिब हुए। आप लोग यहाँ कैसे? ये पहला सवाल था जो उन्होंने मुझसे और विनोद से पूछा था। जी हमारा भी एक छोटा सा कारोबार है, उसी सिलसिले में बस। मैंने कारोबार के कद जितना छोटा ही जवाब दिया और चुप हो गई। ओह, तो काम के सिलसिले में आए हैं। हमारे चाचा जी तो सबको देते ही हैं, अनुराग द्विवेदी ने हंसकर कहा और कोट की जेब से विजिटिंग कार्ड की गड्डी निकाली। उस गड्डी को व्यवस्थित किया और 3 कार्ड निकालकर हम तीनों को दिए। उनके चेहरे से एक क्षण को भी हंसी तिरोहित नहीं हुई।
लोगों से मिलते जुलते गोवर्धन दास जी अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास आए। हीरो अनुराग द्विवेदी लपक कर आगे बढ़े, उनके पाँव छूने का उपक्रम किया। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम प्रणाम। आप? जी मैं अनुराग द्विवेदी। अनुराग, अन्नू अन्नू। अपनी आवाज़ को संयत करते हुए अनुराग द्विवेदी ने जवाब दिया। हाँ, आए हो, अच्छा है आए हो। आओ, अच्छा है, आओ आओ। गरिमा से भरे व्यक्तित्व के धनी गोवर्धन दास द्रुत विलंबित लय में बोले। अभी बस आया ही था चाचा जी, बस बैठा ही था। आपके रौनक जी से मज़ेदार बातचीत चल रही थी कि पता चला आप आ गए हैं। कैसे हैं आप? घर में चाची जी और बाकी लोग? अनुराग द्विवेदी ने मालिक से अपने पारिवारिक संबंधों की निकटता जतलाई। हाँ, सब ठीक है, गोवर्धन दास जी ने ठंडा जवाब दिया। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उनसे मिलने कुछ और लोग वहाँ आ गए। बड़े व्यस्त रहते हैं हमारे चाचा जी, हम तो बचपन से जानते हैं। मैं बता ही रहा था ना आपको, मैं जब दिल्ली के विवेकानंद मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा था तब चाचा जी और मेरे पिताजी, अरे पिताजी बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे और दिल्ली के बड़े नामी आदमी रहे हैं। चाचा जी से उनकी गहरी दोस्ती थी। बात उन दिनों की है जब चाचा जी का ये रुतबा नहीं था, तब उनका काम कुछ खास नहीं था। दरअसल ये चमत्कार मेरी पिताजी की मदद से हुआ। पिताजी की पहुंच राजनीति के कद्दावर लोगों से थी, चाचा जी को भी उन्होंने मिलवा दिया। वो दिन है और आज का दिन। चाचा जी बढ़ते चले गए। अनुराग द्विवेदी का उत्साहित स्वर सप्तम में बह गया, जिसके छींटे चाचा जी पर भी पड़ गए। कंपनी के कर्मचारी जो वहाँ व्यवस्था संभाल रहे थे, अचानक उनकी लानत मलामत होने लगी। कैसा इंतज़ाम है, कोई भी कैसे भी मिलने चला आ रहा है। जब पहले मीटिंग का तय हुआ तो ये क्या तामझाम फैला लिया है। लापरवाही की भी हद होती है। यूं द्विवेदी जी अपने कर्मचारियों को हड़का रहे थे, पर मुझे जाने क्यों लगा तीर की दिशा कहीं और है और निशाना कहीं और। मैंने अनुराग द्विवेदी की तरफ देखा, पर वे सारे घटनाक्रम से लगभग असंपृक्त थे। उनके पिताजी और चाचा जी की दोस्ती के किस्से विराम नहीं ले रहे थे। तो आप यकीन जानिए, शुरुआत में चाचा जी की बड़ी मदद की पिताजी ने। देखिए, हमारा पुराना नाता है इनसे। चाचा जी बहुत मानते हैं पिताजी को, कितना बड़ा कारोबार है आज इनका। और मेरा तो आप जानते ही हैं। कहते हुए उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं। जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको नहीं पहचानी थी। होता है। वैसे भी मैं अब ज़रा लो प्रोफाइल रखता हूँ, लेकिन आप जानती हैं, कलाकार की सारी ज़िंदगी पब्लिक की निगाह में ही रहती है। सब लोग उसे घेरे ही रहते हैं। वे ऊर्जा से भरकर बोले। मैं देख रही थी कि उम्र पक जाने पर भी उनका जोश युवाओं सरीखा है, उनके किरदार अन्नू जैसा। पर आज आपसे मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने बात को आगे बढ़ाया। इसमें सौभाग्य की क्या बात है? देखिए, वो दौर जो हमने जिया, वो जलवा आज तक बरकरार है। मथुरा में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ भी लंबी चौड़ी फ़ैन फॉलोइंग। आप तो जानती ही हैं, सीरियल के समय हम जहाँ कहीं से भी गुजरते तो समा बंध जाता था। इससे पहले कि वह आगे कुछ और कहते, द्विवेदी जी अन्य लोगों से बात करते हुए यहाँ चले आए। अनुराग जी तपाक से बोले, चाचा जी आज आपको देर हो गई, पर देखिए मैं समय से पहले आ गया। इसके बाद अनुराग जी ने द्विवेदी जी के एकदम करीब जाकर कहा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है काम के सिलसिले में। आप तो जानते हैं मेरी भी एक नई कंपनी है, आपकी राह पर चल पड़ा हूँ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप। हाँ देखते हैं। आप कहाँ से? द्विवेदी जी ने उनकी बात का कोई जवाब न देकर मुझसे सवाल पूछा। मैंने आगे बढ़कर नमस्कार किया। नमस्कार, आप यहाँ कैसे? वे इत्मीनान से बोले। जी काम के सिलसिले में आए थे। हमारी रुचिका ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हम भी बात करना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, अभी कुछ देर में भीड़ छट जाए तो आप ज़रूर आएँ। उनका ये आश्वासन आज के दिन की बड़ी उपलब्धि था। मैं विनोद के साथ आगे बढ़ने ही वाली थी कि द्विवेदी जी ने अनुराग जी की ओर इशारा करके कहा, आप इन्हें जानते हैं, ये भी द्विवेदी हैं। मैंने खुशी से सिर हिलाया। अनुराग जी एक चुप्पी के बाद फिर चह गए, चाचा जी इस मूवमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए, एक फ़ोटो हो जाए। विनोद ने लपक कर मोबाइल निकाला, पर चाचा जी ने हाथ हिलाते हुए बाद में का इशारा किया और आगे की ओर बढ़ गए। अनुराग द्विवेदी के चेहरे पर साफ मायूसी दिखाई दे रही थी। जिस परिचय का वो दम भर रहे थे, वो अधमरी हालत में कराह रहा था। हम लोगों से आंख बचाते हुए हॉल से बाहर निकल गए।
थोड़ा एकांत मिलने पर मैं उस खाली स्थान को पकड़ने की कोशिश करने लगी जो इन दोनों के वर्तमान में चला आया था। रफ्तार से भरा एक का वर्तमान दूसरे के आलीशान अतीत को हाशिए में डाले दे रहा था। मैं अपनी सीमित जानकारी के मुताबिक इतना जान चुकी थी कि अनुराग जी जैसे हम लोगों के सामने दिख रहे हैं, दरअसल अब वैसे रहे नहीं। सीरियल के बाद कुछ फिल्में भी पा गए थे, पर वहाँ कोई जादू नहीं चला। एक के बाद एक सभी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। फिल्मों से निकले तो विज्ञापनों की दुनिया में शरण पाई, पर वहाँ भी कुछ दिन बाद कैमरे नए मॉडल्स पर फोकस हो गए। सुना था कुछ कारोबार भी किए, पर चले नहीं। पिछले कई बरस गुमनामी में रहे। अनुराग जी से मिलकर मैंने जान लिया कि अतीत का भव्य महल वर्तमान में जर्जर होकर भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं। मैं ये भी जान चुकी थी कि द्विवेदी जी ठेठ व्यापारी आदमी हैं। अनुराग जी की किसी बात पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, हॉल में एक बार फिर अनुराग जी दाखिल हुए। इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं थी। हॉल में दाखिल होते ही वे सीधे द्विवेदी जी के पास आए, कुछ बातें की। चाचा जी मन से उचाट थे कि अनुराग जी ने चहकती आवाज़ में हम लोगों को वहाँ आने के लिए कहा। हम सकचाते हुए वहाँ पहुँचे। द्विवेदी जी की उपेक्षा को दरकिनार करते हुए अनुराग जी ने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। मैंने देखा वो एक पुराना मोमेंटो था, जिसे मेज पर टिकाने वाला सपोर्ट भी गायब था। इसे पहचाना चाचा जी? मथुरा ब्राह्मण समाज ने हमारी कला की कद्र करते हुए हमें दिया है। द्विवेदी जी ने मोमेंटो को एक बार भी हाथ में नहीं लिया। अनुराग जी अपने हाथों से उसे सहलाते रहे। पुराने बदरंग हो चुके मोमेंटो पर उभरा मथुरा ब्राह्मण समाज बामुश्किल पढ़ा जा रहा था। अनुराग जी उपेक्षा में पसीज गई अपनी हथेली से उसे चमकाने की कोशिश करने लगे। द्विवेदी जी हौले से मुस्कुराकर निष्प्रभावी बने रहे। मैंने और विनोद ने मोमेंटो देखने की कोशिश भी की, पर अनुराग जी चाचा जी की उपेक्षा सहकर कुछ देर खड़े रहे, फिर खिसियाकर हॉल से निकल गए। ऐसा लगा उनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम गई। अब गोवर्धन दास जी अपने एग्जीक्यूटिव पर बरस पड़े। इस बार लक्षणा नहीं, सीधे अभिधा में। ये बर्बाद आदमी है, तुमने इसे क्यों बिठाए रखा? टरका क्यों नहीं दिया? अब इसका कुछ होना हवाना नहीं है। मैं और विनोद इनकी साफगोई पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मीटिंग में अभी देर थी, शोर बढ़ रहा था। अपने दिमाग को कुछ देर राहत देने के इरादे से मैंने बाहर निकलकर एकांत का कोना तलाशा। अभी मैं आसपास दुनिया के बिखरे रंगों को देख ही रही थी कि सामने की तरफ बैठे अनुराग जी मुझे दिखे। मैं उनसे बचने के लिए उठने को हुई तो देखा मैं उनसे सुरक्षित दूरी पर हूँ। दूसरे वे मुझे उतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे जितना मैं उन्हें देख पा रही थी। उनसे मुलाकात के बाद ये पहला क्षण था जब वे मुझे शांत दिखे। न सिर्फ शांत, बेहद अकेले, उदास। मैंने देखा वो रुमाल से मथुरा सम्मान वाला मोमेंटो चपका रहे थे। कुछ देर पहले के स्टार से अलग थलग, बिल्कुल एक मामूली आदमी की तरह। मैंने देखा उनकी सीधी हथेली में मोटे मोटे कई कलावे बंधे थे, जो किसी समय लाल रहे रंग की आभा खो चले थे। इस समय उनकी कलाई बदरंग होकर कत्थई रंग की लग रही थी। उंगलियों में कुछ अंगूठियाँ थीं, दूर से पुखराज और मूंगे सी लग रही थीं, बुरे ग्रहों से लड़ती हुई। उंगलियों और हाथों से मेरी नज़र उठी तो देखा उत्साह ऊर्जा से भरा उनका चेहरा उतरा हुआ था। आंखें एकदम निस्तेज और पूरे शरीर में एक अजीब सी शिथिलता। मैंने इस बार ध्यान से देखा उनका मस्टर्ड कलर का कोट भी उनकी तरह बीते समय की शान खो चुका था। माथे पर चिंताओं की रेखाएं लिए वे सामने देखने लगे। मैं उन्हें ठीक देख पा रही थी। उनकी उदासी व्यापार मेले के उत्साह से मेल नहीं खा रही थी। मोमेंटो को सावधानी से कोट की जेब में रखकर उन्होंने अपने हाथों को गौर से देखा, जैसे जीवन को मात देती रेखाओं से विनती कर रहे हों। उनकी उदासी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने देखा उनकी एक आंख में आंसू था। हौले से अपनी उंगली से उन्होंने उसका निशान मिटा डाला। मैं देख रही थी एक आकाश के सितारे को खाक में मिलते हुए। बहुत चाहा उन्हें अच्छा समय आने का भरोसा दूं, पर चाह कर भी मेरी सभी संवेदनाएं जैसे अपाहिज थीं। निराशा अपने चरम पर पहुंचकर उन्हें घेर चुकी थी और वो इस मेले में बिल्कुल अकेले थे। मेरे मन से दुख से लिपटी एक आह निकली। शोहरत भी क्या अजीब शय है। चाहे तो लम्हों में चोटी पर पहुंचा दे और नक्श मिटाने पर आए तो वीरानी गलियों में गायब कर दे।
कुछ समय बाद किसी के एकांत में सेंधमारी करते हुए जब मैंने खुद को लताड़ा और मुंह दूसरी ओर फिराकर अपने बैग उठाकर हॉल की ओर जाने को इरादा किया, तब सामने से विनोद चाय लाता दिखाई दिया। चाय का प्याला थामे मैंने सामने देखा। अनुराग द्विवेदी अब वहाँ नहीं थे। उस खाली जगह को देख कर मन में एक ही सवाल उठा, उनके नैराश्य का सूरज कब ढलेगा। विनोद ने गोवर्धन दास जी से मिलने का इशारा किया। हम उनके स्टॉल की ओर बढ़ चले। रास्ते में कई स्टॉल और थे। सामने राजस्थान की एक बड़ी नमकीन कंपनी का स्टॉल दिखाते हुए विनोद मुझे उसके बारे में बता ही रहा था कि दूर से अनुराग जी का मस्टर्ड कोट चमका। मैंने देखा वो दोनों हाथों से अपने सूट को झाड़ रहे थे। उसके बाद कोट की जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर हथेलियों में सजाए ताश के पत्तों की तरह उन्हें फेंटा और कनीने से समेटकर जेब के हवाले किया। उनकी चाल में वही पहले जैसा आत्मविश्वास उतर आया और चेहरे पर युवकोचित उल्लास। जोशीली आवाज़ और दिलकश अंदाज में वे उस स्टॉल में किसी आदमी से पूछ रहे थे, अरे चाचा जी आए या नहीं। अभी आप सुन रहे थे प्रज्ञा जी की लिखी हुई कहानी कलाकार। जीवन में जब सितारे गर्दिश पर आते हैं तो व्यक्ति को कितना लाचार और दयनीय बना देते हैं, अनुराग द्विवेदी की तरह। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें, साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।